हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। जैसा कि हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ये होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा और कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का या इसके बहुत सारे थ्योरेटिकल एप्लीकेशन भी होते हैं और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होते हैं। इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि डाइलेक्ट्रिक के बारे में तो हम जानते हैं कि क्या होता है, इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसको समझते हैं। इसको डिनोट करते हैं जनरली के से। ठीक है, के से। वैसे ग्रीक टर्म होता है, एक्चुअल में ये जो होता है ये होता है कप्पा। ठीक है, ग्रीक में जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा इस तरीके से चलते हैं, एबीसीडी, वहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से चलती है, तो के यानी कि कप्पा। ठीक है, इसको के से डिनोट किया जाता है, ये तो इसका सिंबल हो गया। अच्छा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है उसको भी समझते हैं। इसका ये दूसरा नाम, एक और नाम होता है इसका, क्या? रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, और कैपेसिटर के केस में डाइलेक्ट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जो हमारी कैपेसिटी होती है वो डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, क्या होता है, हम आगे धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें डाइलेक्ट्रिक के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तो इसको सिंपली इसका दो नाम है, एक तो रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने इसके बारे में कुछ चीजें बताई थी। परमिटिविटी, परमिटिविटी जो हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन लिखते हैं, तो वही परमिटिविटी है। परमिटिविटी का सिंपल सेंस होता है कि कोई बॉडी अपने में से कितना चार्ज जाने देती है, मतलब परमिट करती है या अलाउ करती है। परमिट मतलब क्या होता है, अलाउ करना सेंस से होता है ना, तो वहीं से परमिटिविटी वर्ड आया है। अच्छा, रिलेटिव मतलब रिलेशन में। ठीक है, अब कैसे होता है वो देखते हैं। अभी अभी मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा तो फिर उससे समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, इंडक्टिव मतलब इंड्यूस होना। ठीक है, इंड्यूस होना मतलब, अगर इंडक्शन फिनोमेना पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, चार्ज की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। ठीक है, नहीं अगर नहीं याद है तो ठीक है, पिछले जो चैप्टर का स्टार्टिंग के वीडियोस देख लेना चार्ज वाले, तो वहां अच्छे से मैंने समझा रखा है। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, इंडक्टिव कैपेसिटी मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो कितना इंड्यूस कर सकता है और किस तरीके से इंड्यूस करेगा उसके बारे में। ठीक है, तो इसके ये दो नाम है, ये भी याद रखना, कभी कभी इन नामों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सब एक ही चीज है, सारा का सारा डाइलेक्ट्रिक ही है। अब सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं तो समझने में इजी होगा। ठीक है, तो के इक्वल टू होता है, इसको वर्ड फॉर्म में भी और मैथमेटिकल फॉर्म दोनों में लिखूंगा। के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैं अगर वर्ड में लिखूं तो क्या लिखूंगा, परमिटिविटी। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, एम एम मतलब मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, या कोई सब्सटेंस बोल सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया। ठीक है, और ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, और वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACUUM। ठीक है, VACCUM नहीं होती है। ठीक है, ये भी ध्यान देना, वैक्यूम या इस फ्री स्पेस। ठीक है, वैक्यूम जानते हैं ना, जहां कुछ भी नहीं होता है, जैसे हम अर्थ से बाहर चले जाएं तो क्या है, कुछ भी नहीं है वहां। ठीक है, ना एयर है ना कुछ है, वो वैक्यूम है। और परमिटिविटी, परमिटिविटी का सेंस मतलब कि कितना परमिट करता है कोई बॉडी खुद में से कितने चार्ज को जाने देती है, वो परमिटिविटी का सेंस होता है। यहाँ चार्ज के सेंस में होता है, इसलिए चार्ज के बारे में बोल दिया। ठीक है, तो समझ आए। तो के क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब देखिए, अब ये क्या है, दोनों परमिटिविटी में रिलेशन है ना, तो इसीलिए क्या बोल दिया, रिलेटिव परमिटिविटी वर्ड यूज कर रहा। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब जैसा कि हम जानते हैं इसके बारे में और समझते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि इसके बारे में कभी कंफ्यूजन ही ना हो। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक मटेरियल होता है। ठीक है, कैसा, इंसुलेटर मटेरियल होता है। इंसुलेटर मटेरियल मतलब कैसा होता है, पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, मतलब इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, तो पुअर कंडक्टर है। ठीक है, अब पुअर कंडक्टर तो है, लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कल पढ़ा था ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने इस पे अप्लाई कर दिया
तो क्या हो जाएगा, ये पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने से क्या होता है, चार्ज स्टोर करना शुरू कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके पास क्या जाती है, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो इसके पास क्या आ गई, एक एबिलिटी आ गई। ठीक है, इसके पास क्या आ गई, एबिलिटी आ गई, क्या, चार्ज को स्टोर करने की। ठीक है, और जो एबिलिटी आती है वो ये एबिलिटी कहाँ से आती है, हमने पढ़ा था कल, जब इसमें क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, पोलराइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, इसमें एबिलिटी आ जाती है चार्ज को स्टोर करने की। ठीक है, इसको मैं फटाफट से एक डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे पिछले लेक्चर में मैंने समझा रखा है, फिर से बता देता हूँ। ये कोई इंसुलेटर मटेरियल है, इसके अंदर क्या होगा, चार्ज क्या होगा, इसकी पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंडक्टर में तो क्या होता है, कॉर्नर पे आ जाता है, लेकिन इंसुलेटर मटेरियल में क्या होता है, पूरी बॉडी पे होता है। जैसे ही मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, जो इसके अंदर चार्ज होगा, मैं चार्ज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि इमेजिन कर लो थोड़ा सा, प्लस माइनस चार्ज, बहुत सारे चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो क्या होगा, इसका निगेटिव वाला चार्ज एक साइड और पॉजिटिव वाला चार्ज एक साइड, और ये क्या बन गए, यहाँ पे और इस पोर्शन पे, इन दोनों पोर्शन पे क्या बन गए, ये पोल बन गए दो। ठीक है, तो पोलराइज हो गए। पोलराइज होने के बाद क्या हो गया, इसके पास एबिलिटी आ गई चार्ज को स्टोर करने की। अब इसको और चार्ज दिया जा सकता है, इसके बीच वाला पार्ट क्या है, ये खाली है ना, इसको और चार्ज देंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या होगा, एक्यूमुलेट इस पोर्शन में और हो सकता है, और ऐसे पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ एक्यूमुलेट हो सकता है। तो मतलब इसकी एबिलिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की हो गई, यानी कि और इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है। अब क्या होता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट और भी आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है, इनके बीच में क्या होती है, करंट फ्लो होती है यहाँ अंदर इंटरनली। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से, ये आगे भी आएगा चैप्टर में। इसको बोलते हैं आईडी। आईडी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि जो ये चार्ज स्टोर होता है इसकी वजह से यहाँ क्या जाती है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट। ये वर्ड याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट आगे आने वाला है। ठीक है, आपका जो एसी वाला चैप्टर है, ठीक है, 6th या 7th चैप्टर, वहां आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। ये तो कहाँ से आती है, ये कैपेसिटर में ही होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि यहाँ क्या होता है, दो एक प्लेट्स होती है, उनके बीच में इस तरीके से होता है। ठीक है, एक अगर क्या होगा, उनके बीच में इंडक्शन फिनोमेना हो रहा है तो उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, तो वहां क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके केस में आती है, कैपेसिटर के केस में आती है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझ आया। एक तरीके से बोल सकते हैं एबिलिटी है कि कोई बॉडी कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकती है, कोई बॉडी कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकती है, जिसकी एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लूं, सबसे कम जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1, के की जो सबसे कम वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये किसके लिए होती है, ये होती है वैक्यूम, वैक्यूम या एयर के लिए। वैसे एक्चुअल में 1.0289 ऐसे कुछ समथिंग होती है। ठीक है, बट जनरली 1 ही बोला जाता है। ठीक है, के इक्वल टू 1 होती है। ऐसे मैं वाटर के लिए के निकालूं तो वाटर के लिए होता है 80। ठीक है, तो देखो वाटर में क्या है, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या है, वैक्यूम से ज्यादा है। वैक्यूम कोई चार्ज स्टोर करता है नहीं, उससे तो सारा का सारा चार्ज क्या होगा, पास हो जाएगा, इसीलिए 1 है। ठीक है, तो ऐसे ये समझ आए ना। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक यही स्ट्रेंथ बताता है, के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे के इक्वल टू पेपर, जो हमारा पेपर होता है, सीट, ये क्या इंसुलेटर मटेरियल है ना, सारे के सारे इंसुलेटर है। ठीक है, तो इसकी होती है 3.6 के आसपास होती है। ठीक है, 3.6 होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, और एक ऐसा एलिमेंट भी होता है जिसकी क्या होती है 2000, मतलब इसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा है, इसका नाम होता है, चलो बताने की कोशिश करना, BaTiO3। क्या होगा BaTiO3, बी ए बेरियम, टीआई, टीआई क्या होगा टाइटेनियम। ठीक है, O3, तो इसका नाम होता है बेरियम टाइटनेट। ठीक है, बेरियम टाइटनेट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 2000, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो यहां से क्या समझ आया, जो के है, के क्या बताता है, किसी चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है कोई डाइलेक्ट्रिक यानी कि कोई इंसुलेटर किसी चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कई कुछ स्पेसिफिक बुक्स में, वहां से मैंने, ठीक है,
इसको समझ के थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बड़े ऐसे एक्सप्लेन करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट means, high dielectric constant means store more energy, मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, store more energy compared to those which has low dielectric कांस्टेंट। मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ज्यादा है, वो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा कंपेयर टू जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। ठीक है, तो समझ आए, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है। ठीक है, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड। अब इसमें क्या हो रहा है, चार्ज इंड्यूस हो रहा है, देखो। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, सिर्फ इस पे जनरली एक चार्ज मान के चलो, अगर निगेटिव चार्ज मान के चलो तो पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस हो जाएगा। अगर इसके अंदर में सिर्फ निगेटिव चार्ज मान लो, अगर सिर्फ पॉजिटिव मान लूं तो पॉजिटिव के साथ साथ क्या हो जाएगा, निगेटिव भी इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इंड्यूस चार्ज का कॉन्सेप्ट भी आता है, जैसे मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको, पॉजिटिव चार्ज होगा तो निगेटिव इंड्यूस होगा, निगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव इंड्यूस होगा। तो अब इसका कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं हम। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंड्यूस चार्ज किस तरीके से होता है। अब देखते हैं इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। अब इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक इसको किस तरीके से निकालेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो अब डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया ना। अब इस पे इंडक्शन किस तरीके से होता है या इंड्यूस कैसे होता है चार्ज, उसको समझते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो प्लेट्स रख लेता हूँ। ठीक है, ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। ये ए बोल दिया, इसे इसे बोल दिया बी। ठीक है, ए को कुछ चार्ज दिया हमने, ठीक है, और बी को उसकी वजह से इंड्यूस हो गया यहाँ पे चार्ज। ठीक है, अच्छा, अब ए के पास मैं मान लेता हूँ प्लस चार्ज, ए के पास मान लेते हैं प्लस चार्ज, ए के पास कैसे है, प्लस चार्ज है, और बी के पास कैसे है, माइनस चार्ज है। ठीक है, अब इसके बीच में मैं क्या रख देता हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ। इसके बीच में मैं क्या रख देता हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक को मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं। ये मैंने क्या डाल दिया, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक मतलब एक इंसुलेटर डाल दिया। ठीक है, अब जैसे इंसुलेटर डाला तो क्या होगा, इसके अंदर इंडक्शन फिनोमिना होगा। देखो, किसी चार्ज बॉडी के नियर हम क्या अनचार्ज बॉडी रखते हैं तो उस अनचार्ज बॉडी में भी चार्ज आ जाती है, ये तो इंडक्शन फिनोमिना होता है। फर्स्ट चैप्टर याद करने की कोशिश करो। अब ये प्लस चार्ज है तो इसके इस कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज पैदा हो गया, इंड्यूस होना मतलब पैदा हो गया है, जनरेट हो जाना। यहां निगेटिव आ गया तो यहां कैसा आ जाएगा, इसके अपोजिट कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ आए। अच्छा, अब ए पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो डेंसिटी होगी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी भी तो आएगी। ठीक है, अगर इसका एरिया ए मान लूं मैं तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा के फॉर्म में आती है ना, तो क्या आ जाएगी, प्लस चार्ज है तो प्लस सिग्मा, और इसकी माइनस चार्ज है तो माइनस सिग्मा। और अंदर क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, इंड्यूस वाले को मैं सिग्मा डैश बोल देता हूँ। ठीक है, तो अंदर की डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा डैश, और हमने अंदर क्या डाल रखा है, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब के से डिनोट करते हैं, कप्पा बोलते हैं। ठीक है, अब जो जो चीजें मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है इसी को मैं फटाफट से लिख देता हूँ ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। तो मैंने क्या कर दिया, फटाफट से यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लेट टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी हैविंग इक्वल एरिया ए। ठीक है, मतलब दो प्लेट ले ली मैंने, इनका एरिया क्या है, ए है, और के डाइलेक्ट्रिक उनके बीच में डाल दिए हैं। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज क्या है, इनके पास है। प्लस क्यू माइनस क्यू एक तरीके से फ्री चार्ज बोल सकते हैं, इनके पास है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएंगी, प्लस सिग्मा कॉमा माइनस सिग्मा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी सब चीज हमने मेंशन कर दी। और चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, वो हम जानते हैं, क्या होता है, Q अपॉन A। ठीक है, ये जानते हैं, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
तो इस तरीके से हमने जो जो चीजें हैं वो मेंशन करनी है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन ए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर किस तरीके से निकाला जाता है। अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला हमने क्या रखा है, कोई के डाइलेक्ट्रिक कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है, किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था सीट वाला, तो उसी का यूज करेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये क्या है, सीट के थ्रू जो होता है। ठीक है, सीट के थ्रू जो नॉन कंडक्टिंग सीट देखा था ना पिछले चैप्टर में, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उसी फॉर्मेट में होता है। बस अब थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको ई को मैं ई डैश बोल देता हूँ। ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। अब एप्सिलॉन नॉट के साथ में के भी मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना के इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी मीडियम की बात करें तो के से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिकॉल भी करा देता हूँ। अभी जो पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा था, के इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर एप्सिलॉन यानी कि ये कोई मीडियम होगा ना, ठीक है, इसके अंदर कुछ भरा होगा, तो एप्सिलॉन की जगह क्या रख सकते हैं हम, एप्सिलॉन की जगह क्या रख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो वही चीज हमने यहाँ पे रख दी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट रख दी। एक्चुअल में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है, अगर इस मीडियम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम, ठीक है, इस मीडियम की परमिटिविटी देखेंगे ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था, वो तो हम क्या वैक्यूम के लिए देखते थे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ। तो एप्सिलॉन की जगह हम क्या रख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद अब पोलराइज हो गए। ठीक है, पोलराइजेशन के बाद क्या हुआ, इसके अंदर सरफेस चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे, चार्ज इंड्यूस हुआ तो अब इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। ये तो नॉर्मल सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, अब इसके अंदर इंड्यूस यानी कि सिग्मा डैश की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर पोलराइजेशन, आफ्टर पोलराइजेशन इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो क्या होगी, सिग्मा डैश। अब हमने क्या दिया था, इसको क्यू चार्ज दिया था, तो सिग्मा डैश, तो क्यू तो क्या है, सिग्मा के लिए था, तो सिग्मा डैश के लिए क्या हो जाएगा, क्यू डैश बोल देते हैं। जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसको क्या बोल देते हैं, क्यू डैश। और एरिया तो क्या है, ए है, ए के रिस्पेक्ट में लिया है ना। ठीक है, तो सिग्मा डैश क्या हो गया, और क्यू डैश क्या हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज, और सिग्मा डैश क्या हो गया, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सिग्मा डैश इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो रिजल्टेंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, रिजल्टेंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, रिजल्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से क्या मिल जाएगी, रिजल्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। रिजल्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश, या सिग्मा डैश माइनस सिग्मा भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ये तो क्या हो गया, हमने क्या देखा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे निकाल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले के लिए। अब रिजल्टेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, इसके हिसाब से आ जाएगा। तो देखिए आप, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, चलो पहले मैं लिख लेता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, देखो अब डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आता है मैंने बताया था, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आता है। तो ये तो हमने देख लिया, तो जनरल हो गया। अब जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखते हैं। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है क्योंकि हमने चार्ज सेम दे रखा है, तो सेम होना चाहिए। तो इसको भी बोल देता हूं मैं ई डैश, क्योंकि ये ई डैश ये ई डैश दोनों क्या होंगे, सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रेजेंस में क्या हो जाएगा यहाँ, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ मैंने सिर्फ एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा, के क्यों नहीं लिखा,
ठीक है, के के लिए तो हमने इसके अंदर देख लिया है, अब हम सिर्फ इन सीट्स के लिए देख रहे हैं, इन सीट्स के लिए देख रहे हैं, तो हम ये बीच में इसके लिए हमने क्या लिख ली, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो निकाल ली ना, तो के यहाँ इंक्लूड हो गया है। ठीक है, सिग्मा डैश के अंदर के इंक्लूड हो गया है, कंफ्यूज मत होना कि हमने यहाँ के क्यों नहीं लिखा, के सिग्मा डैश के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, क्योंकि सिग्मा डैश क्या है, हमारा इंड्यूस चार्ज है, तो उसके रिस्पेक्ट में आ रहा है ना, हमने के लिए तो ले लिया, के की वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ले लिया, अब हमने क्या लेकर आया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो यहाँ के क्या हो गया हमारा, इसके लिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ले ली है, तो यहाँ के लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों सीट्स की बात कर रहे हैं। के कहाँ लेते हैं, जब हम इस डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, अभी हम इन दोनों प्लेट्स की बात कर रहे हैं, इन दोनों प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आए। तो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन थर्ड बोल दिया। ठीक है, इक्वेशन 2 एंड 3 से देखो, दोनों क्या है, ई है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं फटाफट से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ई डैश क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, यानी कि सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ओपन करते हैं फिर, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये तो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या मिल गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ में इंड्यूस चार्ज के बारे में पता करना है। ठीक है, अब इसको हम कर रहे हैं सॉल्व, इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो क्या आया था, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा सिग्मा वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, या इस सिग्मा डैश को इधर भेज देते हैं, इस के एप्सिलॉन नॉट वाले को इधर ले आते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो इस सिग्मा डैश को इधर भेज देता हूं, तो सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इधर गया और माइनस सिग्मा वाला इधर गया, तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या मिला हमें, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहां से क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो क्या मिला, 1 माइनस 1 अपॉन के, ये मिला, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। अब सिग्मा डैश की वैल्यू क्या थी, क्यू डैश अपॉन है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, क्यू डैश अपॉन है, और सिग्मा की वैल्यू क्या थी, क्यू अपॉन है, तो यहाँ से क्या आ गई, 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, तो ए से ए भी कैंसिल हो गया, तो क्यू डैश यानी कि इंड्यूस चार्ज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ये क्या आ गया, इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज इंड्यूस होता है वो कितना होता है, इस फॉर्मूले से आता है। अब क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं इंड्यूस चार्ज क्या होता है, अपोजिट होता है, तो अगर क्या होगा, प्लस होगा तो ये माइनस में होगा, इस तरीके से माइनस क्यू के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले क्या है, इंड्यूस चार्ज के लिए। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अगर कंडक्टर को बोले, अब तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक का केस पड़ा, अगर मैं कंडक्टर बोल दूं, कंडक्टर के लिए क्या होगा, इंड्यूस चार्ज किस तरीके से होगा, कंडक्टर के लिए सबसे पहली चीज तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, यानी कि के की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, इन्फिनिटी। ठीक है, के की वैल्यू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कंडक्टर के लिए अगर इंड्यूस चार्ज देखें तो कितना होता है, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, समझ आए। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए, कंडक्टर के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, समझ आए, क्लियर है। इस तरीके से हमने इंड्यूस चार्ज का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। ठीक है, अब बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।